गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, देखो हमारा चल रहा है स्टडी नोट नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 1 का जो पार्ट 2 है वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। सर पार्ट 2 क्या था? लास्ट क्लास में हमने स्टडी नोट नंबर 2 जो था, स्टडी नोट नंबर 1 जो था उसका पार्ट 2 स्टार्ट किया था। कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट यूनिट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें से आपके एग्जाम में आपको 1 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 1 to 6 से कहां से बताया सर मैंने? अभी तक जो हमारे पास्ट एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें मिनिमम टू मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन देखा गया है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इस पार्ट में से देखे गए। हमें इसमें कितने टॉपिक डिस्कस करने हैं? टोटलिटी में 13, और इसमें से हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में 6 टॉपिक यहां पे कवर कर चुके हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट सेंटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। 6 टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं लास्ट क्लास में। आज हम 7th टॉपिक जो है कॉस्ट यूनिट, उससे कंटिन्यू करेंगे। 7th जो हमारा टॉपिक है कॉस्ट यूनिट, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉस्ट यूनिट्स। ध्यान से देखेंगे, वर्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉस्ट यूनिट्स। सर मैं जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, जब भी मैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, जब भी मैं किसी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं, तो उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने की यूनिट क्या होती है? कॉस्ट को कैलकुलेट करने की यूनिट क्या होती है? आप कहीं ना कहीं इस पिक्चर से आइडिया लगा पा रहे होंगे कि सर यहां पे गैलन लिखा हुआ है, कहीं पे पाउंड लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में किसी भी यूनिट को मेजर करने का जो तरीका है, दैट मेजरमेंट इज नॉन एज यूनिट। जैसे मैं आपसे फीस चार्ज करता हूं, वो पर स्टूडेंट बेसिस पे लेता हूं, 5,000 रुपए पर स्टूडेंट, 4,000 रुपए पर स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कॉस्ट यूनिट है। अगर मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करता हूं, उसके लिए मेरी कॉस्ट आती है से एग्जांपल 500 पर स्टूडेंट की, तो ये क्या है? स्टूडेंट जो है वो यूनिट है। किस चीज की? सर जिसके लिए मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, तो इन नंबर ऑफ स्टूडेंट को कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो लीटर में मेजर किया जाता है, गैलन में मेजर किया जाता है, कोई केजी में मेजर किया जाता है, कोई टन में मेजर किया जाता है, तो कॉस्ट यूनिट क्या है कि मेजरमेंट कैसे किया जाए, उस मेजरमेंट का जो तरीका है, फॉर्म जो है, दैट इज नॉन एज यूनिट। और उसके लिए जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं तो दैट इज नॉन एज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट, तो कॉस्ट यूनिट क्या है? मेजरमेंट का तरीका, मेजरमेंट का फॉर्म, जो कि मे बी इन लीटर, मे बी इन केजी, मे बी इन टन, मे बी स्टूडेंट। हॉस्पिटल में चलता है बेड बेसिस पे, पेशेंट बेसिस पे, होटल्स में चलता है रूम बेसिस पे। तो द टर्म कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज ए यूनिट। सर किस चीज की यूनिट? यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, उसकी क्वांटिटी को किस फॉर्म में हमारे सामने रखते हो, वो क्वांटिटी जो है दैट इज कॉस्ट यूनिट। सर्विस, अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं 2 घंटे के लिए, अगर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं 2 घंटे के लिए, तो ये क्या हो गया? सर ये सर्विस को मेजर करने का तरीका हो गया। टाइम में मेजरमेंट किया जा सकता है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज भी हो सकता है, इनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं ट्रक की सर्विसेज। मान लो एक ट्रक है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माल को लेकर जाता है। एक ट्रक है मान लो जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माल को लेकर जाता है। आपको कुछ माल दिल्ली से कहीं दूसरी जगह भिजवाना है, आपको कुछ माल दिल्ली से कहीं दूसरी जगह भिजवाना है। अब आप ट्रक वाले से किराया पूछ रहे हो कि भाई साहब मुझे कुछ माल दूसरी जगह भिजवाना है, तो कितना किराया चार्ज करोगे, कितना किराया चार्ज करोगे? तो वो आपसे केवल और केवल आपसे क्या डिस्टेंस पूछेगा?
अगर मैं कहता हूं दिल्ली से गुजरात भिजवाना है, क्या इसके बेसिस पे वो प्राइस बता देगा? सर आंसर इज नो, नहीं बताएगा। वो कहेगा सर ठीक है, इससे तो मैं आइडिया लगा लूंगा डिस्टेंस का कि कहां से कहां पे माल लेकर जाना है, कितना माल लेकर जाना है, कितना माल लेकर जाना है, 5 टन लेकर जाना है, 10 टन माल लेकर जाना है, कितना लेकर जाना है, वो क्वांटिटी भी बताओ। तो वो आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, क्या क्या? डिस्टेंस भी और क्वांटिटी भी। तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इनका, प्रोडक्ट को मेजर करने का कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे मेरे एग्जांपल में डिस्टेंस और क्वांटिटी, ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बेसिस पे वो आपको किराया बताता है, इसके बेसिस पे वो आपको किराया बताता है। तो द टर्म कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ क्वांटिटी, हो सकती है किसकी? प्रोडक्ट की, सर्विस की, टाइम की, या इनका कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जा सकता है। इन रिलेशन टू whom कॉस्ट में बी सर्टेन और एक्सप्रेस। तो जिस फॉर्म में, जिस क्वांटिटी में आप अपनी कॉस्ट को मेजर कर सकते हो या कॉस्ट को प्रेजेंट करते हो, बस उस क्वांटिटी को कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। वो क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की केजी, लीटर, मीटर में हो सकती है, आवर्स में हो सकती है। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो पर पेशेंट हो सकता है, होटल में जाते हो पर रूम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के केस में जाते हो डिस्टेंस बेसिस पे हो सकता है, क्वांटिटी टन के बेसिस पे हो सकता है। आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, ये तो नहीं है कि भाई वो कहते हैं 50 रुपए दे दो, जितना घूमना है घूम लो, नहीं, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस के बेसिस पे आपसे चार्ज करते हैं। यहां पे हमें कुछ इंडस्ट्री और प्रोडक्ट गिवन है, और किस इंडस्ट्री और किस प्रोडक्ट के लिए क्या कॉस्ट यूनिट यूज किया जाता है जनरली, मेनली, वो हमारे पास गिवन है। और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आते हैं एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर ऑफ व्हीकल्स के बेसिस पे कॉस्ट मेजर की जाती है। सिंपल सी बात है, मैं एक 2 व्हीलर परचेज करने के लिए जाता हूं, मैं एक कार परचेज करने के लिए जाता हूं, तो वो एक का ही तो आपको प्राइस बताते हैं। तो वो जब कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट की, तो वो भी इस बेसिस पे ही करते हैं कि हमने इतने व्हीकल बनाए और हमारी इतनी कॉस्ट है, तो एक व्हीकल के लिए हमारी क्या कॉस्ट इनकर हो रही है। सिमिलरली केबल जो होता है, केबल की कॉस्ट एक कंपनी मीटर में मेजर करती है। कंपनी केबल बनाती है तो वो कॉस्ट कैलकुलेट करती है कि 1 मीटर केबल को बनाने की मेरी क्या कॉस्ट है। अकॉर्डिंगली जब मैं मार्केट में जाता हूं केबल परचेज करने के लिए, तो जो भी दुकानदार है वो आपको क्या कहता है? सर 50 रुपए पर मीटर है, 100 रुपए पर मीटर है। इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री में चलता है टन। सीमेंट इंडस्ट्री में चलता है टन। कि सीमेंट वाले अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर जो उनकी कॉस्ट आई है उसको वो क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं कि कितना टन हमने सीमेंट बनाया, अकॉर्डिंगली वो 1 टन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली केमिकल इंडस्ट्री में चलता है लीटर। केमिकल इंडस्ट्री में जितना भी उन्होंने माल बनाया होता है उसको वो नंबर ऑफ लीटर से डिवाइड करके 1 लीटर की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम पेट्रोल परचेज करने के लिए जाते हैं, पर लीटर उसका प्राइस हमें बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉस्ट पर लीटर कैलकुलेट करी हुई होती है। सिमिलरली गैस जो होती है वो क्यूबिक मीटर में मेजर की जाती है। जो कंपनी गैस बनाती है, गैस जनरेट करती है, वो अपनी कॉस्ट क्यूबिक मीटर में मेजर करती है। पावर कंपनी जो है, जो पावर जनरेट करती है, पावर बनाती है, वो अपनी कॉस्ट किलोवाट आवर्स में मेजर करती है कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की हमारी क्या कॉस्ट इनकर हुई है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट को आप 2 तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सर एक ट्रांसपोर्ट होता है जो पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाता है। एक ट्रांसपोर्ट होता है जो माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाता है। अगर पैसेंजर को लेकर जाता है तो वो नंबर ऑफ पैसेंजर भी कंसीडर करते हैं और नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी कंसीडर करते हैं और नंबर ऑफ
किलोमीटर्स भी कंसीडर करते हैं। मान लो एक स्कूल है जो अपने स्टूडेंट्स को पिकनिक पर लेकर जाना चाह रहा है, एक स्कूल है जो अपने बच्चों को पिकनिक पे लेके जाना चाह रहा है। अब वो अगर मार्केट से एक बस हायर करते हैं, अगर वो मार्केट से बस हायर करने के लिए जाते हैं, तो जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो उनको बस देने वाली है किराए पे, वो आपसे दो चीजें पूछेगा, कितने तो पैसेंजर जाएंगे और कहां पे जाना है। तो मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी यहां पे कंसीडर किए जाते हैं और नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी यहां पे कंसीडर किए जाते हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी यहां पे कंसीडर किए जाते हैं और नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी यहां पे कंसीडर किए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में यह है पैसेंजर वाला ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर किलोमीटर कंसीडर किए जाते हैं। यही अगर आप कहो सर मालगाड़ी है, माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, तो फिर किलोमीटर तो वहां पे कंसीडर किए ही जाएंगे। अब जो माल है, जो गुड्स है, उसको आप टन्स में मेजर करते हो, केजी में मेजर करते हो, कैसे मेजर करते हो? अकॉर्डिंगली टन किलोमीटर, केजीज किलोमीटर, इस तरीके से आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट काफी ब्रॉडली हमारे सिलेबस में डिस्कस किया गया है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है उसकी डिटेल्ड में कैलकुलेशन हमारे पास है सर्विस कॉस्टिंग, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के टॉपिक में। इसके अलावा हॉस्पिटल भी हमारे कोर्स में है, हॉस्पिटल की जो सर्विस है ये भी हमारे सिलेबस में है, कोर्स में है। हॉस्पिटल वाले पेशेंट डे के बेसिस पे चार्ज करते हैं, मतलब एक पेशेंट से एक दिन का कितना चार्ज लेना है, अकॉर्डिंगली वो चार्ज डिसाइड कैसे करते हैं? सर एक पेशेंट पे एक दिन में हमारा क्या खर्चा आता है, बस उसमें वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आपको प्राइस बताते हैं। वो बताते हैं ना, जब हॉस्पिटल में होते हैं तो वो कहते हैं सर इस रूम का ये चार्ज है, इस रूम का ये चार्ज है। वो क्या बता रहे हैं आपको? सर एक पेशेंट से एक दिन का चार्ज हम ये लेते हैं, रूम वगैरह का जो भी है, बाकी दवाइयों वगैरह का जो होता है वो अलग होता ही है। तो हॉस्पिटल की सर्विस भी डिटेल्ड में हमारे सिलेबस में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो रहेगा होटल। होटल की जो सर्विसेज है वो भी हमारे सिलेबस में डिटेल्ड में है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के टॉपिक में। आप किसी होटल में जाते हो और रिसेप्शन पे जाके पूछते हो क्या किराया है, वो आपको पूरे होटल का किराया नहीं बता देता कि दे देना 50,000 रुपए, जितने कमरे यूज करने हैं करो, जितने दिन रहना है रहो। नहीं, वो आपको क्या बताएगा? एक रूम का एक दिन का, या नॉर्मली वो क्या नाइट का बताते हैं। तो वो नॉर्मली आपको क्या बताते हैं कि सर एक दिन का या एक नाइट का हम ये चार्जेस लेते हैं एक रूम का। तो इसको आप रूम नाइट या बेड नाइट के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हो। बेड नाइट या फिर रूम नाइट के बेसिस पे कैलकुलेशन की जाती है। एजुकेशन की मैं बात करूं तो एजुकेशन में जैसे मैंने अभी कहा, मैं आपको अगर बुक्स प्रोवाइड करता हूं 500 रुपए की एक स्टूडेंट को, तो उस सिचुएशन में इसका मतलब है मेरी हर स्टूडेंट पे 500 रुपए की कॉस्ट आ रही है। तो मेरी कॉस्ट यूनिट क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे कम कॉस्ट आएगी, ज्यादा होंगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में चलते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से टेलीकॉम में जो चार्जेस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं नंबर ऑफ कॉल्स के बेसिस पे। हालांकि आजकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अनलिमिटेड कॉल्स का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मे बी नंबर ऑफ कॉल्स थोड़ा सा कम हो गया। बट अभी भी ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अनलिमिटेड हो गया। अभी भी मार्केट में आपको प्लान्स मिल जाते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉल्स बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है। बीपीओ जो सर्विस होती है, ये जो कॉलिंग सर्विस होती है, ये अकाउंट हैंडल्ड के बेसिस पे होती है। मतलब बीपीओ में नॉर्मली क्या होता है, जो पर्सन एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको अकाउंट्स दे दिए जाते हैं। अकाउंट्स मतलब मिस्टर ए को आपने हैंडल करना है, मिस्टर सी को ये बंदा हैंडल करेगा, मिस्टर बी को ये हैंडल करेगा। और प्रोफेशनल सर्विसेज जो होती है इसमें आवर्स बेसिस पे चार्ज होता है। प्रोफेशनल जो सर्विसेज होती है उसमें आवर्स बेसिस पे भी चार्ज होता है। जैसे मैं होम ट्यूशन की बात करूं, आप सबने देखा होगा होम ट्यूशन में नॉर्मली क्या होता है, पर आवर बेसिस पे चार्ज होता है। 600 रुपए पर आवर, 800 रुपए पर आवर। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आवरली बेसिस पे चार्ज कर रहे हो। या फिर कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज होती है, लॉयर वगैरह ये जो है, वो कंसल्टेंसी के लिए भी आवरली बेसिस पे चार्ज करते हैं कि भाई 1 घंटे कंसल्टेंसी दूंगा, 2000 रुपए लूंगा, 5000 रुपए लूंगा। तो ये क्या है, आवर्स बेसिस पे चार्ज करना। तो दीज आर सम इंडस्ट्री और प्रोडक्ट और उनकी कॉस्ट यूनिट हमारे पास गिवन है, जो कि हमें पता होनी चाहिए
सर इसमें से 3 जो सर्विसेज हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल और होटल, ये 3 तो डिटेल्ड में आपको सर्विस कॉस्टिंग दैट इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के चैप्टर में देखने को मिलेगी। बाकी जो आप कह सकते हो सर थ्योरेटिकल है, अपने को एक एक नंबर के लिए इनको याद रखना है, समझना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में एमसीक्यू ट्रू फॉल्स लाइक क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। मैंने भी इस पे 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, एक ट्रू फॉल्स, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। ट्रू फॉल्स में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल क्वेश्चन बोल दे, कॉस्ट यूनिट ऑफ होटल इंडस्ट्री इज स्टूडेंट पर ईयर। अब आप खुद सोचो जरा, क्या होटल इंडस्ट्री में स्टूडेंट के बेसिस पे कैलकुलेशन होती है कॉस्ट की? क्या होटल वाले ऐसे देखते हैं कि अच्छा मेरा ये खर्चा आया पूरे साल का 1 करोड़ का और नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने पढ़ाए इतने? सर होटल वालों का काम नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ाना थोड़ी ना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो 100% फॉल्स है। सर होटल में चलता है बेड नाइट, एक नाइट का क्या खर्चा, एक रूम का एक नाइट का ये चार्ज लेंगे, ये खर्चा है हमारा। तो ये स्टेटमेंट जो है 100% फॉल्स है। सिमिलरली आपसे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉस्ट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज, कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या कॉस्ट यूनिट चलती है? क्या हॉस्पिटल वाले पेशेंट का वजन करके चार्ज करते हैं कि भाई आपका वजन इतना है तो हम आपसे ये चार्ज करेंगे? सर आंसर इज नो। क्या वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ाए जाते हैं? सर हॉस्पिटल में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी नहीं पढ़ाए जाते। क्या वो किलोवाट आवर्स मतलब बिजली जनरेट कर रहे हैं? सर आंसर इज नो। पेशेंट डे, सर यस, पेशेंट डे के बेसिस पे एक हॉस्पिटल में कॉस्ट यूनिट दैट इज कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और उसी के अकॉर्डिंगली पेशेंट से चार्ज भी किया जाता है। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका डी होगा। सर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में चलता है पेशेंट डे। तो ये जो स्लाइड है आपके सामने कॉस्ट यूनिट को लेकर, इसकी वेटेज अगर मैं कहूं, आप एग्जाम में नॉर्मली 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर हर बारी नॉर्मली क्या होता है, इनमें से एक न एक कॉस्ट यूनिट पे आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सर कॉस्ट यूनिट क्या है? सिंपली कहूं तो किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को मेजर करने का जो फॉर्म है, मेजर करने की जो क्वांटिटी है, मेजर करने की जो यूनिट है, उसको कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। और किस इंडस्ट्री में क्या कॉस्ट यूनिट अप्लाई होता है वो आपके सामने है। किस इंडस्ट्री में क्या कॉस्ट यूनिट अप्लाई होता है वो आपके सामने है। तो ये आपको याद करने हैं कुछ, और कुछ अपने को एक्सपीरियंस से पता होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं भाई होटल नॉर्मली सबको पता होता है, हॉस्पिटल जनरल नॉलेज होती है सबको, एजुकेशन सबको पता है, केबल ऑलमोस्ट सबको पता है। बाकी की अगर मैं बात करूं मे भी किसी को पता हो किसी को ना पता हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट यूनिट्स, दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट यूनिट्स, दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट यूनिट्स, दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट यूनिट्स। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स आती है, एक है कॉस्ट एलोकेशन, एक है कॉस्ट अपोर्शनमेंट और एक है कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। पहले 2 को समझते हैं। एक है कॉस्ट एलोकेशन, देखो नाम से कहीं ना कहीं दोनों सेम लगते हैं। एलोकेशन का मतलब भी बांटना होता है और अपोर्शनमेंट का मतलब भी बांटना दैट इज डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। तो सर दोनों में फर्क क्या है समझो जरा। मान लो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर अपॉइंट करा हुआ है, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है जिसको मैं हर महीने 25,000 रुपए सैलरी पे करता हूं। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सुपरवाइजर हायर करा हुआ है जिनको मैं हर महीने 25,000 पर मंथ पे करता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन 3 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन 3 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिपार्टमेंट ए है उसमें, डिपार्टमेंट बी है उसमें
और डिपार्टमेंट सी है उसमें। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो सुपरवाइजर है ये केवल और केवल डिपार्टमेंट बी में काम करते हैं, मैं कहता हूं ये जो सुपरवाइजर है ये केवल और केवल डिपार्टमेंट बी में काम करते हैं, तो क्या आप ये जो 25,000 रुपए पे कर रहे हो ये ए और सी में भी बांटोगे? सर आंसर इज नो। सर आंसर इज नो। मैंने साफ साफ क्या कहा, एक सुपरवाइजर है, 25,000 रुपए पर मंथ हम उसको पे करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो 3 डिपार्टमेंट में है, एबीसी, बट ये सुपरवाइजर केवल और केवल बी में काम करते हैं। तो सर सिंपल सी बात है, मैं कोई बेवकूफ तोड़ ना हूं कि इस 25,000 रुपए को ए और सी में भी बांट दूंगा। जब मुझे पता है कि ये केवल और केवल बी में काम करते हैं तो ये 25,000 रुपए सीधा सीधा मैं बी में ले जाके डाल दूंगा कि डिपार्टमेंट बी के खर्चे हैं 25,000 रुपए सुपरवाइजर के नाम से। इसको बोला जाता है कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब क्या है, अगर कोई पूरा का पूरा खर्चा आप किसी सिंगल डिपार्टमेंट से ट्रेस कर सकते हो कि सर सारा का सारा ये जो खर्चा है ये एक सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, और ये सारा का सारा खर्चा आप जब आप इस डिपार्टमेंट में दिखा देते हो, इसको बोला जाता है एलोकेशन। इसको बोला जाता है एलोकेशन करना। पढ़ देता हूं एक बार एलोकेशन की डेफिनेशन, बहुत इजीली समझ पाओगे आप इस एग्जांपल को माइंड में रखते हुए। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट कह दो, आइडेंटिफिकेशन कह दो, असाइनमेंट कह दो, एलोकेशन कह दो, एक ही बात है, ऑफ होल आइटम्स। होल आइटम मतलब पूरा का पूरा खर्चा 25,000 रुपए, टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स। कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स। कॉस्ट सेंटर किसी भी लोकेशन, किसी भी पर्सन, किसी भी आइटम ऑफ इक्विपमेंट को बोला जाता है। कॉस्ट यूनिट्स सर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी टाइम के लिए हो सकता है। Thus the charging of cost to a cost center और cost unit। तो जब आप किसी कॉस्ट को किसी डिपार्टमेंट या किसी प्रोडक्ट में एलोकेट करते हो तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। तो जब पूरा का पूरा खर्चा जब आप किसी डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट से ट्रेस कर पा रहे हो कि सर इसके लिए ये खर्चा है और वो खर्चा उसमें जाके दिखा देते हो, दैट इज नॉन एज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट एलोकेशन। लाइक एग्जांपल यहां पे क्या है, वेजेस पेड टू वर्कर्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कैन बी एलोकेटेड टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जब आप किसी वर्कर की वेजेस को किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल देते हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया कि सुपरवाइजर की सैलरी को मैंने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिससे वो रिलेट करता था उसमें ये खर्चा दिखा दिया, तो दैट इज नॉन एज कॉस्ट एलोकेशन। तो सर कॉस्ट एलोकेशन क्या है, जब पूरा का पूरा खर्चा, जब सारा का सारा खर्चा आप किसी एक डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट से ट्रेस कर पा रहे हो कि सर इससे रिलेटेड है और वो खर्चा जब उसमें दिखा देते हो, दैट इज नॉन एज कॉस्ट एलोकेशन। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर इसको इरेज कर देता हूं, अगर मैं कहूं कि सर ये जो सुपरवाइजर है जिनको हम 25,000 रुपए की सैलरी पे करते हैं, ये जो सुपरवाइजर हैं जिनको हम हर महीने 25,000 रुपए की सैलरी पे कर रहे हैं, ये सुपरवाइजर केवल डिपार्टमेंट बी में काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये 10 दिन डिपार्टमेंट ए में काम करते हैं, 15 दिन डिपार्टमेंट बी में काम करते हैं और 5 दिन डिपार्टमेंट सी में काम करते हैं, और 1 महीने का मतलब 30 दिन है। 1 महीने का मतलब है 30 दिन, और ये 30 दिन का बाइफिकेशन बता दिया कि ये जो सुपरवाइजर है ये 10 दिन काम करते हैं डिपार्टमेंट ए में, 15 दिन काम करते हैं डिपार्टमेंट बी में और 5 दिन काम करते हैं डिपार्टमेंट सी में। तो आप कह सकते हो सर 25,000 रुपए जो है वो 30 दिन के लिए है, और अगर 25,000 रुपए 30 दिन के लिए है तो 10 दिन के लिए कितना होगा?
सर 25,000 अगर 30 दिन के लिए है तो 10 दिन के लिए ये प्रोपोर्शनेटली 8,333 रुपए आ जाएगा। अगर 25,000 रुपए 30 दिन के लिए है तो 15 दिन के लिए सर ये 12,500 रुपए आ जाएगा। और अगर 25,000 30 दिन के लिए है तो सर 5 दिन के लिए आ जाएगा 4167। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, इस सिचुएशन में आप सुपरवाइजर का जो खर्चा है, एक सिंगल खर्चा जो है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। किस बेसिस पे, सर जिस प्रपोर्शन में हर एक डिपार्टमेंट ने इन सुपरवाइजर की सर्विस ली है, उसी प्रपोर्शन में हम इस सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस प्रपोर्शन में हर एक डिपार्टमेंट ने सुपरवाइजर की सर्विसेज अवेल करी है 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, उसी प्रपोर्शन में हम सुपरवाइजर की सैलरी को हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब आप किसी आइटम ऑफ कॉस्ट को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको बोला जाता है अपॉर्शनमेंट। सिंपल अगर मैं कहूं दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सर सारा का सारा खर्चा अगर आप एक डिपार्टमेंट से ट्रेस करके उसमें डाल देते हो, एलोकेशन है। एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, अपॉर्शनमेंट है। पढ़ देता हूं एक बार अपॉर्शनमेंट की डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइटम ऑफ कॉस्ट। एक कॉस्ट के आइटम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर सेवरल कॉस्ट सेंटर। सेवरल कॉस्ट सेंटर मतलब कई डिपार्टमेंट्स में। इन द केस ऑफ अपॉर्शनमेंट, वन आइटम ऑफ कॉस्ट इज चार्ज टू 2 और मोर कॉस्ट सेंटर। सिंपल सी बात यह है, अगर आप एक खर्चे को 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो अपॉर्शनमेंट है। एक में जा रहा है सारा का सारा खर्चा, एलोकेशन है। जनरली ऐसा कब होता है सर, इनडायरेक्ट कॉस्ट के केस में ऐसा होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो हम किसी प्रोडक्ट से डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पाते, डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पाते। मैं ये बताने में मुश्किल रहता है मेरे लिए कि सर ये खर्चा कहां से रिलेट करता है सारा का सारा। तो जनरली इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट सेंटर्स बाय वे ऑफ अपॉर्शनमेंट। किस तरीके से बांटू सर, इन प्रोपोर्शन टू द एंटीसिपेटेड बेनिफिट। जिस प्रोपोर्शन में जिस डिपार्टमेंट ने बेनिफिट लिया है उस प्रोपोर्शन में बांट दो सर। एंड दिस मेथड इज नॉन एज कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। दिस मेथड इज नॉन एज कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। सिंपल कहूं दोनों में क्या फर्क है सर, जब सारा का सारा खर्चा एक कॉस्ट जो है वो सारी की सारी कॉस्ट अगर चली जाती है सिंगल डिपार्टमेंट में तो एलोकेशन, 2 या 2 से ज्यादा में बांटना पड़ रहा है तो अपॉर्शनमेंट। या आप प्रैक्टिकली देखोगे सर कौन से टॉपिक में, हमारा जो स्टडी नोट नंबर 2 है, एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम देखेंगे ओवरहेड का टॉपिक, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। उसके अंदर हमें यह प्रैक्टिकली देखना है, करना है कि सर एक खर्चे को हम एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमें वहां पे सीखना है। आई होप क्लियर है। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। एक तीसरा वर्ड इसी से रिलेटेड है, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया दिसंबर 2018 में। सर दिसंबर 2018 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर मतलब डिपार्टमेंट दोज ओवरहेड्स, वो इनडायरेक्ट खर्चे दैट रिजल्ट सोलली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर। सोलली का मतलब होता है इकलौता, सोल का मतलब होता है इकलौता। अगर हम कोई खर्चा चार्ज कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट से जो कि केवल और केवल उस डिपार्टमेंट से ही रिलेट करता है, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा सर? अभी अभी हमने देखा, अगर सोलली आप बात कर रहे हो मतलब सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हो तो दैट इज नॉन एज एलोकेशन। दैट इज नॉन एज एलोकेशन। एलोकेशन, अब्जॉर्प्शन, अपॉर्शनमेंट, अलॉटमेंट की डेफिनेशन नहीं है कुछ भी एक तरीके से हमारे सिलेबस में। या तो एलोकेशन है या अपॉर्शनमेंट है या अब्जॉर्प्शन है। सर अब्जॉर्प्शन तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी देख लेंगे क्या है। तो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट आपके सामने ऑप्शन रहते हैं, तो आंसर विल बी बी। सर जब सोलली आप बात कर रहे हो मतलब सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हो तो इट विल बी एलोकेशन। इट विल बी
एलोकेशन, इट विल बी एलोकेशन। It will be allocation. डन है। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट। तो थर्ड जो टर्म आती है, नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है कॉस्ट अपोर्शन, वो कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब करना। अब सिंपल सी मैं बात करूं, अब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हो सकता है? सर मैंने कोई खर्चा किया, से एग्जांपल 50,000 रुपए, मैंने खर्चा किया 50,000 रुपए अपनी कंपनी के लिए, मैंने खर्चा किया 50,000 रुपए अपनी कंपनी के लिए, और आकर कंपनी से वो मैंने 50,000 रुपए वापिस ले लिए। तो मैंने खर्चा किया, जो बाद में आके मैंने क्या किया, कंपनी से रिकवर कर लिया। जो मैंने कंपनी से क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। तो बस इस रिकवर करने को ही अब्जॉर्ब करना बोला जाता है। इस रिकवर करने को ही अब्जॉर्ब करना बोला जाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये किस तरीके से अप्लाई होता है? सर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ इस तरीके से अप्लाई होता है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग वैसे तो मेरी खुद की है, बट मान लेते हैं कि मैंने इसको किराए पे लिया। मान लेते हैं मैं पे कर रहा हूं रेंट इस बिल्डिंग के लिए हर महीने 50,000 रुपए पर मंथ। मैं इस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूं 50,000 रुपए पर मंथ। अब मैं यहां से क्लासेस प्रोवाइड करता हूं फाउंडेशन वालों को, इंटर वालों को और फाइनल वालों को। सर सबसे पहले तो यह क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैं अगर 50,000 रुपए इस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूं हर महीने, क्या मैं ये खर्चा अपने स्टूडेंट से रिकवर करूंगा कि नहीं करूंगा? क्या मैं ये खर्चा 50,000 रुपए पर मंथ अपनी जेब से लगा दूंगा? सर लगा तो दूंगा, लेकिन क्या मुझे ये अपने कस्टमर से, अपने स्टूडेंट से रिकवर करना है कि नहीं करना? सर करोगे तो सही। हर कंपनी यही करती है, जो खर्चा लगाती है वो अपने कस्टमर से ले लेती है। आप कोई भी माल मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हो तो पहले कंपनी ने क्या किया, उसको बनाने के लिए खर्चा लगा दिया, फिर बेचते वक्त सारा का सारा खर्चा आपसे रिकवर कर लिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं अगर इस 50,000 रुपए हर महीने इस बिल्डिंग का रेंट देता हूं तो मैं भी ये खर्चा अपने स्टूडेंट से रिकवर करूंगा। किस नाम से? सर फीस के नाम से। बट इश्यू ये आता है कि सर ये आप कवर करोगे कैसे? या आप कवर करोगे कैसे? कितना फाउंडेशन के लिए, कितना इंटर के लिए और कितना फाइनल वालों से आप कवर करोगे? कितना फाउंडेशन से कवर करोगे, कितना इंटर से कवर करोगे, कितना फाइनल से कवर करोगे? तो सर बात यह है कि ये जो 50,000 रुपए का खर्चा है, और मैं क्या करता हूं, मैं सर स्टूडेंट्स पढ़ाता हूं। अगर मैं आपको यह बता दूं कि मैं हर महीने 100 फाउंडेशन के स्टूडेंट पढ़ाता हूं, 60 इंटर के स्टूडेंट पढ़ाता हूं और 40 फाइनल के स्टूडेंट पढ़ाता हूं। हर महीने मैं 100 फाउंडेशन के, 60 इंटर के और 40 फाइनल के स्टूडेंट पढ़ाता हूं। कहीं ना कहीं आप इजीली कह सकते हो सर 50,000 रुपए का जो खर्चा है ना, वो आप 200 स्टूडेंट पे कर रहे हो। 50,000 रुपए का जो खर्चा है वो आप 200 स्टूडेंट के लिए कर रहे हो। मतलब एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा कर रहा हूं? सर एक स्टूडेंट पे 250 रुपए का खर्च कर रहे हो। अगर 50,000 रुपए का खर्चा आप 200 स्टूडेंट पे कर रहे हो तो हर स्टूडेंट पे 250 रुपए, 50,000 डिवाइड बाई 200। तो 250 रुपए का अगर एक स्टूडेंट पे खर्चा है तो इसका मतलब 100 स्टूडेंट पे 25,000 रुपए, 60 स्टूडेंट पे सर 15,000 और फाइनल वालों के लिए 10,000। अब मैं क्या करूंगा, मैं बच्चों से फीस कलेक्ट करते वक्त टोटल फीस इस तरीके से लेने की कोशिश करूंगा फाउंडेशन वालों से कि उसमें 25,000 रुपए का मेरा रेंट भी कवर कर लूंगा। इंटर वालों से फीस लेते वक्त मैं कुछ इस तरीके से फीस डिसाइड करूंगा कि उसमें 15,000 रुपए मैं सभी बच्चों से मिला के रेंट भी कवर कर लूंगा।
सिमिलरली फाइनल वालों की फीस मैं इस तरीके से डिसाइड करूंगा कि मैं ये 10,000 रुपए का रेंट वहां से कवर कर लूं। तो कोई भी खर्चा जब एक ऑर्गेनाइजेशन करती है और बाद में उसको कस्टमर से रिकवर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस, इन द फॉर्म ऑफ मैं कर रहा हूं आपसे फीस, तो इसको बोला जाता है कॉस्ट को अब्सॉर्ब करना। जो मैंने खर्चा लगाया अब वो मैं किसी और से कस्टमर से रिकवर कर लेता हूं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज अब्सॉर्प्शन। तो सर अल्टीमेटली द इनडायरेक्ट कॉस्ट, रेंट जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अल्टीमेटली द इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम ओवरहेड भी बोलते हैं विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फाइनल प्रोडक्ट्स। मेरे फाइनल प्रोडक्ट है फाउंडेशन इंटर फाइनल, तो मैंने अपने इनडायरेक्ट खर्चों को 50,000 रुपए के रेंट को इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 25,000, 15,000 और 10,000। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर? ताकि मैं कस्टमर से रिकवर कर लूं, ताकि मैं कस्टमर से फीस के नाम से रिकवर कर लूं, सो दैट द चार्ज इज कंप्लीट। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं? ताकि मैं इनको चार्ज कर सकूं अपने कस्टमर से। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। बस इसी को अब्जॉर्प्शन बोला जाता है, मीनिंग देयर बाई दैट द कॉस्ट अब्जॉर्ब्ड बाई द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। तो ड्यूरिंग द पीरियड हम क्या करते हैं, ये खर्चा अपने प्रोडक्शन से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सिंपल कहूं सर कॉस्ट अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, तो एक कंपनी जो खर्चे करती है वो अपने कस्टमर से अब्जॉर्ब कर लेती है और उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है दैट इज नॉन एज कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। सर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओवरहेड का चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसमें हम ये अब्जॉर्प्शन के कुछ मेथड्स भी देखेंगे और वो मेथड्स के नाम तो यहां पे भी अपने पास स्टडी नोट नंबर 1 के पार्ट 2 में भी गिवन है। यूजुअली एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर कॉस्ट अब्जॉर्प्शन। सर कॉस्ट को अब्जॉर्ब करने की, कॉस्ट को अब्जॉर्ब करने की, कस्टमर से अब्जॉर्ब करने के ये 5 मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड और मशीन आवर रेट। 5 मेथड बताएं सर। एक बार ब्रीफली डिस्कस करूंगा क्योंकि डिटेल में तो हमें डिस्कशन करना ही है, डिटेल में तो हमें डिस्कशन करना ही है ओवरहेड के टॉपिक में, बट एक बार आपके माइंड में अब्जॉर्प्शन क्लियर हो जाए और ये मेथड्स के जो नाम है ये क्लियर हो जाए, इसके लिए शॉर्ट में डिस्कशन करूंगा। मान लो मेरा 50,000 रुपए हर महीने का रेंट का खर्चा है। सर सबसे पहले तो आप माइंड में ये क्लियर कर लो कि रेंट जो है वो इन एनी केस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज। इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन कहती है 50,000 रुपए का मेरा रेंट का खर्चा, और मान लो मैं कहता हूं इन्होंने जो प्रोडक्शन किया उसमें से एग्जांपल मटेरियल की कॉस्ट है 1 लाख रुपए की। इन्होंने इस महीने में जो प्रोडक्शन किया उसमें मटेरियल की कॉस्ट आई 1 लाख रुपए की। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अब्जॉर्प्शन करने के लिए एक अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करती है, अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करती है। और वो रेट कैसे कैलकुलेट करती है, एज ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज के तरीके से कैलकुलेट करती है। मतलब कंपनी कहती है मेरा खर्चा जो है वो है रेंट का 50,000, कब, जब मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल यूज किया। मेरा रेंट का खर्चा है 50,000 रुपए, कब, जब मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल यूज किया। मतलब मेरा जो रेंट का खर्चा है वो इन कंपैरिजन विद मटेरियल सर 50% होता है। मेरा जो रेंट का खर्चा है वो एज ए परसेंटेज ऑफ मटेरियल देखूं तो सर ये 50% है मटेरियल की कॉस्ट का। अब मैंने ये जो 1 लाख रुपए का मटेरियल का खर्चा लगाया ये कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने से एग्जांपल 2 प्रोडक्ट पे लगाया है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सर प्रोडक्ट ए में 20,000 रुपए का मटेरियल लगा
और प्रोडक्ट ए में 80,000 का मटेरियल लगा, तो आपको क्या पता चल गया? आपको यह पता चल गया सर मुझे अब्जॉर्ब करना है अपना रेंट का खर्चा 50,000। कैसे अब्जॉर्ब करना है? सर मटेरियल की कॉस्ट का 50% लेते हुए अब्जॉर्ब करना है। तो अब आप क्या करोगे? अगर प्रोडक्ट ए में 20,000 का मटेरियल लगा है तो इसका 50%, सर 10,000 रुपए आप रेंट का खर्चा डाल दोगे प्रोडक्ट ए में, और 80,000 रुपए का 50%, 40,000 रुपए का रेंट का खर्चा आप डाल दोगे प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में, और इस तरीके से आप अपना 50,000 रुपए रेंट का खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल दोगे। और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट में डाल दोगे फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचोगे तो आप अपना खर्चा रिकवर कर लोगे, आप अपना खर्चा अब्जॉर्ब कर लोगे। बस यही तो अब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट है, यही तो अब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट है। इसमें आपने क्या किया? मटेरियल को बेस बनाया कि सर मटेरियल का 50%, जैसे आपने मटेरियल का 50% कैलकुलेशन निकाली वैसे आप लेबर की कॉस्ट का परसेंटेज भी निकाल सकते हो। अगर मैं कहूं सर ये मटेरियल की कॉस्ट नहीं 1 लाख रुपए, ये मैं कहता हूं 1 लाख रुपए, तो मैंने आपको कॉस्ट बताई, ये से एग्जांपल लेबर की कॉस्ट हो, तो सर ये जो 50% रेट निकल के आएगा ये किसका निकल के आएगा? सर 50% इस बार ये लेबर कॉस्ट का कैलकुलेट होके आएगा कि सर 50,000 रुपए का मेरा रेंट है। कब? जब 1 लाख रुपए की लेबर की कॉस्ट है, मतलब मेरा रेंट लेबर की कॉस्ट का 50% है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मटेरियल ए में 20,000 रुपए की लेबर की कॉस्ट लगी है, बी में 80,000 रुपए की लेबर की कॉस्ट लगी है, तो आप कहोगे सर लेबर की कॉस्ट का 50%, मतलब ए प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम 10,000 रुपए रेंट लिख देंगे और बी प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम 40,000 रुपए का रेंट लिख देंगे। ये एक दूसरा तरीका हो गया कि लेबर कॉस्ट के बेसिस पे आप ये अब्जॉर्प्शन कर सकते हो। तीसरा तरीका हो सकता है सर प्राइम कॉस्ट। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो 1 लाख रुपए मैंने आपको लेबर कॉस्ट बताई, ये लेबर कॉस्ट नहीं, ये है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का एडिशन जो होता है दैट इज प्राइम कॉस्ट। तो सर अगर मैं कहूं रेंट 50,000 रुपए है और प्राइम कॉस्ट मेरी 1 लाख है, तो इस सिचुएशन में जब आप ये रेट कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका मतलब प्राइम कॉस्ट का 50% मेरा रेंट का खर्चा है। अब अगर मैं आपको कहूं कि प्रोडक्ट ए की प्राइम कॉस्ट 20,000 है, प्रोडक्ट बी की प्राइम कॉस्ट 80,000 है, तो आप कहोगे सर 20,000 का 50%, 10,000 रुपए में प्रोडक्ट ए की कॉस्ट में रेंट का खर्चा डाल लूंगा और बी में 80,000 का 50%, 40,000 रुपए में रेंट का खर्चा डाल दूंगा, रेंट का खर्चा डाल दूंगा। सिमिलरली चौथा तरीका हो सकता है लेबर आवर के बेसिस पे। अगर मैं आपको कहूं कि सर जो लेबर है उसने इस पर्टिकुलर मंथ में काम किया है, लेबर ने काम किया है 1 लाख घंटे, तो इसका मतलब ये है, ये आवर्स हैं तो 1 लाख घंटे। सर इसका मतलब 50,000 रुपए मेरा रेंट का खर्चा है, लेबर कितने घंटे काम करी है? 1 लाख घंटे। तो अब जब मैं अब्जॉर्प्शन रेट निकालूंगा तो ये निकल के आएगा मेरा, परसेंटेज में तो आएगा नहीं सर ये, क्योंकि पहले 3 मेथड तो परसेंटेज से रिलेटेड है लेकिन चौथा और पांचवा तो परसेंटेज नहीं है, तो सर ये रेट परसेंटेज में नहीं आएगा मेरा, ये परसेंटेज में नहीं आएगा, ये आएगा मेरा 50 पैसा पर आवर, 50 पैसा पर आवर। इसका मतलब ये है कि सर 1 घंटे जब लेबर काम करती है तो मैं रेंट पे कर रहा हूं से एग्जांपल 50 पैसा पर आवर। अब अगर मैं कहूं कि प्रोडक्ट ए के लिए वर्कर्स ने 20,000 घंटे काम किया, प्रोडक्ट बी के लिए वर्कर्स ने 80,000 घंटे काम किया, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है अब्जॉर्प्शन का कि सर 50 पैसा पर आवर का जो खर्चा है वो मैं एज ए रेंट यहां पे लिखूंगा, 50 पैसा पर आवर में रेंट का खर्चा लिखूंगा। तो जब प्रोडक्ट ए में लेबर 20,000 घंटे काम करेगी तो 50 पैसे के हिसाब से 10,000 रुपए लिख देना।
जब प्रोडक्ट बी में लेबर 80,000 घंटे काम करेगी तो 50 पैसे के हिसाब से आप 40,000 रुपए की कॉस्ट लिख देना, 40,000 की कॉस्ट लिख देना। प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें इस पे पूरे के पूरे ओवरहेड के चैप्टर में। और लास्ट अगर मैं कहूं कि सर आप कहते हो मशीन आवर्स रेट के बेसिस पे जाऊंगा, तो अगर मैं कहूं कि ये 1 लाख घंटे लेबर के नहीं, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो मशीनों पे होता है, हमारा जो काम होता है वो होता है मशीनों पे। तो सर ये जो 50,000 रुपए का मैंने रेंट पे किया है, मैंने ये जो 50,000 रुपए का रेंट पे किया है और 1 महीने में मैंने अपनी मशीनों पे 1 लाख घंटे काम किया है, 1 लाख घंटे मैंने मशीनों को चलाया है और 50,000 रुपए का रेंट है, तो इसका मतलब 50,000 रुपए का रेंट पे करता हूं 1 लाख घंटे मशीन चलने पे, तो इसका मतलब 50 पैसा पर आवर। 1 घंटा मशीन चलाने पे रेंट का खर्चा कितना है? 50 पैसा। सर मैं कहता हूं प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए मैंने 20,000 मशीनें चलाई, 20,000 आवर्स मशीनें चलाई, तो सर 1 घंटे के लिए 50 पैसा, तो 10,000 रुपए रेंट लिख लो। प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए मैंने मशीनों को 80,000 घंटे चलाया है, हर घंटे के लिए 50 पैसे का खर्चा अब्जॉर्ब करना है सर, 40,000 रुपए कर लो। तो ये केवल और केवल तरीके हैं। किस चीज के तरीके हैं सर? कि मेरा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में किस तरीके से लिखूं। तो उसके 5 मेथड्स हैं: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, लेबर आवर मेथड, मशीन आवर मेथड। और इन 5 मेथड को हमें डिटेल में कुछ इसी तरीके से, जैसे मैंने यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर डिस्कस किया है, इसी तरीके से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं इस पे ओवरहेड के चैप्टर में। तो सर कॉस्ट अब्जॉर्प्शन क्या है? सिंपल मेंटली आपके माइंड में सेट करूं, सर खर्चा लगा देता हूं और उस खर्चे को बाद में कस्टमर से रिकवर कर लूंगा। कैसे? जब मैं उनसे माल बेचकर प्राइस लूंगा, वो खर्चा मैं उसमें कवर कर लूंगा। दिस इज नॉन एज अब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट, दिस इज नॉन एज कॉस्ट अब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट। आई होप 3 वर्ड्स हैं, तीनों में आप इजीली डिफरेंस समझ पाए होंगे। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अपोर्शनमेंट। सर ये तो डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर है कि एक डिपार्टमेंट में जाएगा तो कॉस्ट एलोकेशन, एक से ज्यादा में जाएगा तो कॉस्ट अपोर्शनमेंट। और अब्जॉर्प्शन का मतलब है खर्चा करके वो कवर कर लेना अपने कस्टमर से, दैट इज अब्जॉर्प्शन। 5 मेथड्स हैं, नाम याद कर लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है एक सिंपल सा टर्म, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करने की कॉस्ट। सर किसको किस में कन्वर्ट करने की कॉस्ट? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। मैं आपको देता हूं रॉ मटेरियल और मैं कहता हूं इसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दो, तो मैंने आपको जो रॉ मटेरियल दिया उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो जो खर्चे लगाए वो सारे के सारे खर्चे कन्वर्जन की कॉस्ट है, कन्वर्जन की कॉस्ट है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये बनती है, सर इट इंडिकेट्स द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो जो खर्चे लगाए वो सारे के सारे कन्वर्जन कॉस्ट है। और उसमें मेनली अगर मैं बात करूं सर 3 खर्चे कवर होते हैं, 3 खर्चे कवर होते हैं। मटेरियल को जब किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उस पर कोई ना कोई वर्कर काम करता है और उसका जो खर्चा होता है दैट इज नॉन एज डायरेक्ट वेजेस। इसके अलावा अगर कोई और खर्चा आपने करना पड़ गया लाइक कैरीज इनवार्ड वगैरह का, रॉयल्टी वगैरह का, तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कहा कि सर लाइटिंग वगैरह के बिना कोई काम कंप्लीट नहीं हो सकता, तो आपको कुछ ना कुछ अदर एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, आपको कुछ इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे भी करने पड़ेंगे, दैट इज नॉन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसके अंदर सारे इनडायरेक्ट खर्चे आ जाएंगे, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। तो सिंपल यू कैन से सर कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, और उसके लिए जो भी खर्चे लगते हैं दैट इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में मेनली 3 खर्चे कवर होते हैं, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस भी आ जाएगी और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी कवर्ड हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको याद कर लेनी है,
क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है जून 2017 में, इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट मींस, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ये 4 ऑप्शन गिवन थे और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था। तो पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको ध्यान से देखना है सर, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर कभी भी डायरेक्ट मटेरियल कवर नहीं होता। कन्वर्जन कॉस्ट होती है केवल कन्वर्ट करने की कॉस्ट, तो इसमें कभी भी मटेरियल का खर्चा नहीं आता, जिसकी वजह से ए जो ऑप्शन है वो हो गया गलत। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर सर यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर यस, इनडायरेक्ट मटेरियल यस, इनडायरेक्ट लेबर यस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यस। तो बी जो है वो तो कन्वर्जन की कॉस्ट की सही डेफिनेशन को इंडिकेट कर रहा है। सी में लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। सर जो प्राइम कॉस्ट है उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, जिसकी वजह से सी ऑप्शन गलत हो गया। और डी कहता है सारे के सारे खर्चे, ऑल कॉस्ट अप टू द प्रोडक्ट रीचिंग टू द कंज्यूमर लेस डायरेक्ट मटेरियल। कहते हैं सारे के सारे खर्चे जो हम करते हैं माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसमें से केवल मटेरियल छोड़ना है। सर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए तो आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी कर देते हो, जबकि हम तो कह रहे हैं कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, मटेरियल को केवल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने तक की कॉस्ट। अगर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद भी आप जो खर्चे कर रहे हो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइक, तो वो खर्चे यहां पे कवर नहीं होते। तो डी भी गलत हो गया। मतलब करेक्ट आंसर क्या है सर, करेक्ट आंसर है बी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनका एडिशन कहलाता है कन्वर्जन कॉस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन में देखने को मिलते हैं। हमारे एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं, तो आप रिपीटेशन में ये क्वेश्चन देख सकते। इसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। सर कंट्रोल, कंट्रोल का क्या मतलब है? देखो कॉस्ट कंट्रोल का नाम से ही कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि मैं अपनी कॉस्ट को, मैं अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप कहते हो सर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, तो कोई ना कोई एक लिमिट तो होगी, कोई ना कोई एक लिमिट होगी, तभी और तभी आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। अगर कोई लिमिट नहीं होगी तो आप क्यों कंट्रोल करने लग गए अपने आप को? मैं कहता हूं बहुत पैसा है मेरे पास, तो खर्चों की क्या लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर एक पैरामीटर सेट कर दिया जाए कि कॉस्ट 10 रुपए से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो आप अपनी कॉस्ट को 10 रुपए तक कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो एक्चुअल में कॉस्ट कंट्रोल क्या है? इट इज द प्रोसेस। सर किस चीज की प्रोसेस? ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन, एक्शन लेना। सर क्यों एक्शन लूं? तो एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसमें आप एक्शन लेते हो। सर किस चीज के एक्शन? ताकि मैं अपनी कॉस्ट को विद इन द पैरामीटर कंट्रोल कर सकूं। मैं कहता हूं भाई इसको बनाने की कॉस्ट 10 रुपए से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो जब आप एक्शन लोगे कि ये कॉस्ट 10 रुपए से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 10 रुपए के अंदर अंदर रहनी चाहिए, तो बस उसके लिए जो भी आप प्रोसेस फॉलो करोगे वो प्रोसेस कॉस्ट कंट्रोल है। वो प्रोसेस कॉस्ट कंट्रोल है। सर कॉस्ट कंट्रोल जो है वो करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? कॉस्ट कंट्रोल काम किसका है? सबसे पहले तो ये समझो सर, कॉस्ट कंट्रोल करना काम है मैनेजमेंट का। कॉस्ट कंट्रोल जो काम है वो है मैनेजमेंट का। प्रोडक्शन मैनेजर का काम है प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट को कंट्रोल करना, तो सेल्स मैनेजर का काम होगा सेल्स से रिलेटेड कॉस्ट को कंट्रोल करना। परचेज मैनेजर का काम होगा मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना।
और मैनेजमेंट उसके लिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं उसके लिए प्लानिंग, मतलब मैनेजमेंट अपने फंक्शन करेंगे उसके लिए, सिंपल सी बात करूं तो मैनेजमेंट उसके लिए अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे सर, वो प्लानिंग करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, जो उनका प्लान है उसको कम्युनिकेट करेंगे नीचे वाले पर्संस को जिनको एक्चुअल में वो अचीव करना है, मोटिवेट करेंगे उनको अचीव करने के लिए कि भाई इंसेंटिव दिलवाऊंगा, बोनस दिलवाऊंगा, मोटिवेशन के तरीके यूज किए जाएंगे। जब वो एक्चुअल में काम करेंगे उनका अप्रेजल वगैरह किया जाएगा, रिपोर्टिंग होगी और फाइनली डिसीजन मेकिंग होगी। तो सर कॉस्ट को कंट्रोल करने के 5 स्टेप्स हैं, क्या क्या, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सर क्या क्या करना है इन 500 स्टेप्स के अंदर? तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, प्लान बनाना है कि मेरा टारगेट क्या है। जैसे कि मैंने कहा भाई कॉस्ट 10 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो ये क्या है, मेरा एक प्लान है। सर 10,000 यूनिट बनानी है, ये क्या है, मेरा एक प्लान है। तो प्लानिंग में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इन कॉस्ट कंट्रोल इज एस्टैब्लिशिंग प्लान्स और टारगेट सेट करना। टारगेट सेट करना कि भाई ये अचीव करना है मेरे को। द प्लान और टारगेट may be in the form of budgets, standards, estimates and even past actual। सर प्लान करूं तो क्या करूं? अब प्लानिंग करने के कॉस्ट अकाउंटिंग में कई तरीके हैं। आप बजट्स बना सकते हो, प्लान कर सकते हो कि भाई 10,000 यूनिट बनाऊंगा, ये कॉस्ट आनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स बना सकते हो कि सर पर यूनिट ये कॉस्ट आनी चाहिए। फॉरकास्टिंग कर सकते हो, एस्टिमेट्स, और इवन जो पास्ट में हुआ उसी को आप अपना टारगेट बना लो कि बस वही चीज मुझे दोबारा से अचीव करनी है, वही चीज मुझे दोबारा से अचीव करनी है। अब फर्क देखो क्या होता है बजट, स्टैंडर्ड, एस्टिमेट्स, जो कि नॉर्मली बच्चों को सेम लगते हैं कि सर बजट भी वही है, स्टैंडर्ड भी वही है, एस्टिमेट्स भी वही है। नहीं, तीनों में माइनर से फर्क है। ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैंडर्ड सेट करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है ये कॉस्ट आनी चाहिए, और नॉर्मली जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो 1 यूनिट के लिए किए जाते हैं कि जब आप 1 यूनिट बनाओ 10 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए। जब बजट्स बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉस्ट को कैलकुलेट करने से पहले वो प्रोडक्शन के बजट बनाती है। वो कहती है हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे और उसके लिए 5 लाख रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। मतलब बजट्स जो है वो एक तरीके से टोटलिटी में बनाए जाते हैं। एस्टिमेट्स जो है, इसके अलावा एक फर्क यह भी है कि जब बजट बनाए जाते हैं तो पास्ट को कंसीडर किया जाता है और फ्यूचर में क्या चेंज हो सकते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। जबकि स्टैंडर्ड में आप पास्ट नहीं, करंट जो सिचुएशन है उसको देखा जाता है और फ्यूचर में क्या चेंज हो सकते हैं उसको देखा जाता है। एस्टिमेट जो होते हैं वो टोटली फोरकास्टिंग होती है। एस्टिमेट्स का कोई बेस नहीं है, मतलब पास्ट वगैरह, करंट वगैरह वो किसी को भी कंसीडर किए बिना फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और इवन पास्ट एक्चुअल में तो क्या होता है, जो पास्ट में हुआ उसी को दोबारा अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो दीज आर सम फॉर्म कि सर प्लानिंग कैसे करें। मे बी एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल एज वेल एज मॉनिटरी टर्म। फिजिकल नॉर्मली तब बोल दिया जाता है जब आप किसी भी चीज को क्वांटिटी टर्म्स में मेजर करते हो कि सर 10,000 यूनिट बनाऊंगा। अगर आप ये प्लानिंग करते हो तो ये फिजिकल है। आप कहते हो सर 5 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आनी चाहिए, ये मॉनिटरी टर्म्स है। दीज सर्व्स एज यार्ड स्टिक्स, यार्ड स्टिक कह दो, पैरामीटर्स कह दो, एक ही बात है। इससे क्या होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन काम कर रहा है उसके माइंड में एक यार्ड स्टिक दैट इज पैरामीटर सेट हो जाता है कि मुझे क्या अचीव करना है। और जब एक पर्सन को यह पता होता है कि मुझे क्या अचीव करना है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करता है। तो स्टेप्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल में सबसे पहले करनी है प्लानिंग। सर दूसरा, जो प्लानिंग करी है उसको कम्युनिकेट भी तो करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर कोई प्लान किया है तो प्रोडक्शन मैनेजर खुद तो प्रोडक्शन में लगेगा नहीं कहीं पे, वो क्या कराएगा, इंस्ट्रक्शन देकर काम करवाएगा। अब जिसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना है काम को, जब तक आप उनको कम्युनिकेट नहीं करोगे भाई अचीव क्या करना है, तब तक वो कैसे अचीव करेंगे। तो सेकंड स्टेप आता है कम्युनिकेशन का। द प्लान एंड द पॉलिसी लेट डाउन बाय द मैनेजमेंट आर मेड नॉन टू
ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग देम आउट। जो प्लान मैनेजमेंट ने बनाए हैं वो उनको बताओ जो कि इसको अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड इन 2 डायरेक्शन। देखो कम्युनिकेशन हमेशा 2 डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। और सिंपल हम सबको पता है, ऊपर से नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शन आते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ रिपोर्टिंग जाती है। तो डायरेक्टिव्स आर इश्यूड बाय, डायरेक्शन जो होते हैं दैट इज इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, दीज आर इश्यूड बाय हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ कंप्लायंस, ऊपर से नीचे की तरफ, और रिपोर्टिंग जाती है नीचे से ऊपर की तरफ कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमने क्या अचीव करा। एंड द लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स रिपोर्ट परफॉर्मेंसेस टू द हायर लेवल। नीचे वाले पर्सन जो ऊपर की तरफ काम करके रिपोर्टिंग देते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया। तो कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स में सबसे पहला पॉइंट प्लानिंग करनी है सर, देन उस प्लान को कम्युनिकेट करना है जो उसको अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन उनको अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करना है। मोटिवेट कैसे होंगे वो, आप बस उनको ये बोल दो अच्छा काम करोगे तो बोनस मिलेगा, बुरा काम करोगे तो पेनल्टी लगेगी, बस वो अपने आप अच्छा काम करेंगे। द प्लान इज गिवन इफेक्ट टू एंड परफॉर्मेंस स्टार्ट। परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी तब परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड। आप उनको बोल दो कि आप जो काम करोगे उसको इवेल्युएट किया जाएगा, कॉस्ट एसर्टेन करेंगे एंड इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट अचीव्ड आर कलेक्टेड एंड रिपोर्टेड। सिंपल सी बात है, काम को इवेल्युएट करेंगे। द फैक्ट दैट कॉस्ट आर बीइंग कंप्लाइड फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंसेज एक्ट एज ए मोटिवेटिंग फोर्स एंड मेक्स इंडिविजुअल इंडिवियर टू बेटर देयर परफॉर्मेंस। बस आप उनको जैसे ही ये बोल दोगे कि आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो बेस है वो होगा कॉस्ट। आप अगर कम से कम कॉस्ट में काम करोगे आपको बोनस मिलेंगे, कॉस्ट ज्यादा आ गई, अगर जो 10 रुपए का टारगेट था अगर ज्यादा आ गई पेनल्टी लगेगी आप पे। अपने आप ही मोटिवेटिंग फोर्स होगा उनके लिए, वो अपने आप ही कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए अपना काम करेंगे। चौथा पॉइंट अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग। जो भी काम होगा उसको अप्रेज करेंगे। द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड। अब जो एक्चुअल काम होगा और जो प्लान्ड काम था उसको कंपेयर किया जाएगा। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड प्लान, और एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है वेरिएंसेस। वेरिएंसेस मतलब डेविएशंस फ्रॉम द प्लान आर एनालाइज्ड एज टू देयर कॉजेस। भाई हमने कहा था 10 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, अगर 11 रुपए की कॉस्ट आ गई तो ये जो 1 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है दिस इज नॉन एज वेरिएंस डिफरेंस। ये क्यों है ये पता लगाया जाएगा कि 1 रुपए का डिफरेंस क्यों आया। इसमें क्या एक्चुअल में मैनेजर की गलती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई कोई नॉर्मल ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा। जैसे मान लो परचेज मैनेजर को आपने कहा कि 10 रुपए के अकॉर्डिंगली मटेरियल नॉर्मली परचेज हो सकता है मार्केट से, टारगेट सेट है आपको 10 रुपए से महंगा नहीं खरीदना। अब मैनेजर ने, परचेज मैनेजर ने 11 रुपए के अकॉर्डिंगली मटेरियल खरीदा, 11 रुपए के अकॉर्डिंगली मटेरियल खरीदा। अब उसके पीछे एक रीजन तो ये हो सकता है, एक रीजन तो ये हो सकता है कि सर गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया था, या मैं कहूं पहले जीएसटी लगता नहीं था, गवर्नमेंट ने अचानक से मेरे जो मटेरियल था उस पे जीएसटी लगा दिया 10% का, जिसकी वजह से जो पहले 10 रुपए में आ सकता था वो 11 रुपए में खरीदना पड़ा। सर इसमें परचेज मैनेजर की कोई गलती नहीं है, इसमें परचेज मैनेजर की कोई गलती नहीं है, आप उस पर पेनल्टी नहीं लगा सकते। लेकिन मैं कहूं कि परचेज मैनेजर को बोला तो गया था काफी दिन पहले मटेरियल को खरीदने के लिए, बट उसने ध्यान नहीं दिया और अचानक से फिर इमरजेंसी में खरीदा और उसकी वजह से उसको 10 की बजाय 11 रुपए पे करने पड़े। तो सर इस सिचुएशन में परचेज मैनेजर की 100% गलती है और उसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए, उसके लिए उस पे पेनल्टी लगनी चाहिए। द वेरिएंसेस आर रिपोर्टेड टू द प्रॉपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और ये डिफरेंसेस जो भी हैं जिनको भी रिपोर्टिंग होनी है उनको इसकी रिपोर्टिंग दी जानी चाहिए, इसके कारणों के साथ कि ऐसा क्यों हुआ। सर कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले करनी है प्लानिंग, देन कम्युनिकेट, देन मोटिवेशन, देन अप्रेजल और रिपोर्टिंग, और फाइनली जो भी आपको डिसीजन लेना है
वो डिसीजन लो। द वेरिएंसेस आर रिव्यूड, डिफरेंस क्यों आए उसको रिव्यू किया जाएगा, अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने 2 रीजन आपको बताए कि भाई एक तो जीएसटी की वजह से रेट बढ़ गया, तो सर डिसाइड ये होगा कि ठीक है आगे से 11 रुपए का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आगे से 11 रुपए का टारगेट सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बस का है नहीं अब 10 करके फिर 11 आएगी, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अब 11 का टारगेट सेट कर दो। परचेज मैनेजर ने अगर गलती करी थी, डिले मटेरियल को परचेज करके, इमरजेंसी में परचेज करके पेनल्टी लगा दो और आगे से उसको बता दो कि भाई अगली बार गलती करोगे और ज्यादा पेनल्टी लगेगी। करेक्टिव एक्शंस एंड रेमेडियल मेजर्स, या फिर बजट को टारगेट को रिवाइज करने की जरूरत हो तो वो करो, एज रिक्वायर्ड आर टेकन। डिसीजन तो डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जाएंगे। तो सर कॉस्ट कंट्रोल क्या है? कॉस्ट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के एक्शन है जो कि हमारी कॉस्ट को विद इन द पैरामीटर हम जब रखने की कोशिश करते हैं उसके लिए जो भी एक्शन लिए जाते हैं दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। सर 5 स्टेप्स हैं इसके, कॉस्ट कंट्रोल को करने के 5 स्टेप्स है। सबसे पहले प्लानिंग करनी है, उसके बाद कम्युनिकेशन करना है, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उनको मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, देन अप्रेज करेंगे कि भाई एक्चुअल काम क्या हुआ, टारगेट क्या था, दोनों के बीच में डिफरेंस एनालाइज किया जाएगा और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाएगी, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की जाएगी। एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर 5 नंबर में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट कंट्रोल। अगर वो 5 नंबर की वेटेज का हुआ तो उस सिचुएशन में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, साथ में ये स्टेप्स भी लिख सकते हो और इसके अलावा इसके एडवांटेजेस भी हैं। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में दिसंबर 2018 में कि सर कॉस्ट कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या हैं, तो कॉस्ट कंट्रोल के 7 एडवांटेजेस भी हमें बताए गए कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब कॉस्ट कंट्रोल करती है, मतलब ये कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स यूज करती है, क्या फायदे होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जब कॉस्ट कंट्रोल करती है, कॉस्ट कंट्रोल के ये स्टेप्स फॉलो करती है, क्या एडवांटेजेस है इसके? क्या एडवांटेजेस है इसके? तो सर जब एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट को कंट्रोल करती है उसका पहला एडवांटेज है अचीविंग द, जब मैं अपनी कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करता हूं, कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं अपनी कॉस्ट को, तो मैं इसका मतलब अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता हूं। जब आप कॉस्ट को कंट्रोल करोगे तो मेरे प्रॉफिट अच्छे आएंगे, प्रॉफिट मेरे ज्यादा आएंगे। तो इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल का एक तो एडवांटेज आपको ये होगा अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। बात सिंपल सी है, कॉस्ट कंट्रोल करना मतलब अच्छा प्रॉफिट कमाना। दूसरा, जब मैं अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा हूं तो उसमें एक मोटिवेटिंग स्टेप्स भी है। मोटिवेटिंग स्टेप्स में मैंने इंप्लॉइज को क्या बोल दिया है, भाई अच्छा काम करोगे बोनस, बुरा काम करोगे तो पेनल्टी। तो वर्कर अपना 100% एफिशिएंसी के साथ काम करने की कोशिश करेगा और ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करने की कोशिश करेगी। तो सेकेंड एडवांटेज होगा, इससे इंक्रीज होगा प्रोडक्टिविटी में ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज यू कैन से सर वर्कर्स, मटेरियल, रिसोर्सेज मटेरियल लेबर कुछ भी हो सकता है। अब जब वर्कर को बोल दिया भाई कॉस्ट कम से कम, तो मटेरियल का स्क्रैप कम से कम होना चाहिए, वर्कर अपना टाइम कम से कम वेस्ट करने की कोशिश करेगा, अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है 1 घंटे में लेबर कितना काम करती है, 1 किलो रॉ मटेरियल से हम कितना प्रोडक्ट बना पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश रहेगी। तीसरा, जब मैं कॉस्ट को कंट्रोल करूंगा तो मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी रीजनेबल रख पाऊंगा। कॉस्ट कंट्रोल होगी तो प्राइस भी रीजनेबल होगा, तो कस्टमर को बेनिफिट होगा सर रीजनेबल प्राइस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगा। चौथा बेनिफिट कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर्स। जब मैं कॉस्ट को कंट्रोल करता हूं और अगर कोई वर्कर अच्छा काम करता रहेगा तो उसके लिए जॉब कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करूंगा, किसी ने अच्छा काम नहीं किया
और किसी को आदत पड़ गई है बार बार गलत काम करने की, कम काम करने की, तो उसको निकाल के उसकी जगह दूसरा लेकर आऊंगा। तो इससे क्या है, कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट चलता रहेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में और बाकियों के लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। या सिंपल मैं कहूं, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मुझे और नए एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ सकती है अपने बिजनेस में। मेरा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो मैं और ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर करूंगा। पांचवा पॉइंट, इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लाइक वर्कर्स लिमिटेड होते हैं, मटेरियल की हमारे पास लिमिटेशन होती है, फंड की हमारे पास लिमिटेशन होती है, तो हम उसको बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल में हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉन एज इकोनॉमिक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके अलावा जब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, कॉस्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट में भी गुडविल अच्छी होगी कि ये कंपनी है जो कॉस्ट को कंट्रोल करके रखती है, सही प्राइसेस पे कस्टमर को माल देती है। गुडविल अच्छी होगी, मतलब मार्केट में मेरी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब ये होता है मार्केट में मेरी गुडविल बढ़ेगी। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब ये होता है गुडविल, तो मार्केट में मेरी गुडविल बढ़ेगी। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, सब कुछ कॉस्ट पे डिपेंड है। कॉस्ट कंट्रोल करके चलोगे, अच्छे प्रॉफिट कमाओगे, अच्छे प्रॉफिट कमाओगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। प्रॉस्पेरिटी मतलब आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप इकोनॉमी में एज ए स्टेबल कंसर्न काम कर सकते हो कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करवाया। तो दीज आर द 7 एडवांटेजेस जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां पे कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन करती है। सर, पहला प्रॉफिट बढ़ते हैं, दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तीसरा कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे माल मिलता है, चौथा जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, पांचवा हम यूज करते हैं, इकोनॉमिक यूज करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, मार्केट में हमारी प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने कहा दिसंबर 18 में आया भी, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो जब इस तरीके से एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल क्वेश्चन आए, तो आप पहले तो एक लाइन में कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग लिख देना और उसके बाद एडवांटेजेस मेंशन कर देना। अगर एग्जाम में आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट कंट्रोल, तो आप क्या करना, 5 नंबर की वेटेज का अगर क्वेश्चन होता है तो एक लाइन में तो ये मीनिंग लिख देना। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल के जो स्टेप्स हैं, ये 500 लिखने पड़ेंगे आपको स्टेप्स, तो बट शॉर्ट में लिख देना। जैसे प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, डिसीजन मेकिंग, आप एक एक दो दो लाइनें इस पे लिख दो। या फिर क्या करो, ये कॉस्ट कंट्रोल के जो स्टेप्स है ये केवल हेडिंग लिख दो, 5 पॉइंट जो है हेडिंग लिख दो, और एडवांटेजेस जो है वो आप 7 में से कोई भी 4 से 5 एडवांटेजेस लिख देना। आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर देगा, आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर देगा। कॉस्ट कंट्रोल हो गया। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इस पार्ट 2 का, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। देखो, कॉस्ट कंट्रोल वर्ड है एक है कॉस्ट रिडक्शन। दोनों को जब मैं पूछता हूं तो काफी बार बच्चों को लगता है सर दोनों सेम ही तो है। एक्चुअल में कॉस्ट कंट्रोल तब किया जाता है जब आप एक टारगेट सेट करके चलते हो कि सर कॉस्ट 10 रुपए से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो आप इस लिमिट तक इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लेकिन जो कॉस्ट कंट्रोल है, वो कॉस्ट रिडक्शन जो है, मैं कहता हूं कॉस्ट रिडक्शन एक भूख है। कॉस्ट रिडक्शन जो है वो एक लालच है। अगर आपकी कॉस्ट 10 रुपए आ रही है तो आपकी कोशिश होगी सर इसको 9.5 लेकर आना। 9.5 आ जाएगी तो आपकी कोशिश होगी इसको 9 पे लेके आना। 9 हो जाएगा तो सर 8.5 लेकर आना, 8 लेकर आना। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किसी न किसी तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड होती है। किस तरीके की, सर अपनी कॉस्ट को कैसे कम करूं, और कॉस्ट को इस तरीके से कम करना, कॉस्ट को इस तरीके से रिड्यूस करना कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी तरीके का कोई इंपेयरमेंट नहीं होना चाहिए। इंपेयरमेंट का मतलब होता है कमी नहीं होनी चाहिए। या तो क्वालिटी बढ़े, और अगर क्वालिटी ना भी बढ़े तो कम से कम सेम क्वालिटी मेंटेन रहे कम कॉस्ट में, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है,
cost reduction may be defined as the real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or services rendered without impairing their suitability for the use intended. तो कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन जो है, पहली बात तो ये रियल होना चाहिए, ये फेक नहीं होना चाहिए, ये परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके की प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, उसका जो यूज था उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े. रिडक्शंस ड्यू टू विंडफॉल, मतलब अचानक से कोई रिडक्शन आ गया, कोई फॉर्च्यूटी रिसिप्ट, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाया कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट देंगे और वो गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिल गई. चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, मेरी कॉस्ट कम हो गई, लाइक रिडक्शन इन टैक्सेस और ड्यूटीज, या फिर ड्यू टू टेम्परेरी मेजर, कोई टेम्परेरी ऐसी सिचुएशन हो गई, मेरी कॉस्ट कम हो गई. टेकन फॉर टाइडिंग ओवर द फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस हो रही थी, इसकी वजह से मैंने कुछ वर्कर्स को निकाल दिया, मैंने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया. सर ये कोई परमानेंट और रियल रिडक्शन नहीं है. आपने रिसोर्सेज कम करे तो कॉस्ट तो कम होनी है, तो वो रियल रिडक्शन नहीं माना जाता, वो परमानेंट नहीं है. सर कल को आपको दोबारा उनको हायर करना पड़ेगा. टू नॉट स्ट्रिक्टली कम अंडर द परव्यू ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, तो अचानक से कोई रिडक्शन आ जाना, फॉर्चुनेटली किस्मत से कोई रिडक्शन आ जाना, गवर्नमेंट की पॉलिसी की में चेंजेस की वजह से कोई रिडक्शन आ जाना, सर नहीं, ये कोई कॉस्ट रिडक्शन नहीं है. तो कॉस्ट रिडक्शन क्या है? सर कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रियल. रियल मतलब हम कोई ऐसा एफर्ट करें, जैसे कि मैं कहूं पहले मैं मटेरियल परचेज करके लाता था 10 रुपए का, अब मैंने क्या किया, उसका सब्सटीट्यूट परचेज करना शुरू कर दिया 9 रुपए में, और ये जो सब्सटीट्यूट मैंने यूज करा, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आया, और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अब यही वाला मटेरियल यूज करूंगा. सर ये रियल रिडक्शन है, ये परमानेंट रिडक्शन है. मेरे पास एक मशीन थी जिसपे 1000 यूनिट बनती थी, मेरे पास एक मशीन थी जिसपे 1000 यूनिट बनती थी, और उस मशीन का डेप्रीशिएशन 10,000 रुपए लगाता था, तो सर 10 रुपए पर यूनिट की कॉस्टिंग थी. अब मेरा काम बढ़ गया तो मैंने एक बड़ी मशीन ले ली. अब उस मशीन में डेप्रीशिएशन 20,000 रुपए का है, लेकिन उसमें 4000 यूनिट्स बना लेता हूं, तो सर ये 5 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट हो गई. ये रियल और परमानेंट रिडक्शन है. तो इस तरीके का जो रिडक्शन है वो कॉस्ट रिडक्शन की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी किसी तरीके का कोई इंपैक्ट ना आए. तो कॉस्ट रिडक्शन की डेफिनेशन क्लियर है. सर कॉस्ट रिडक्शन में बी डिफाइंड एज द रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट of the goods manufactured or service rendered without impairing in the suitability for the use of the product or service. Windfall, fortuity receipt, changes in government policy, इनकी वजह से अगर आपकी कॉस्ट में चेंज आया है, मतलब कमी हुई है, वो कॉस्ट रिडक्शन कंसिडर नहीं किया जाता. सर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया है तो वो परमानेंट नो डाउट, बट मेरे साथ साथ लोगों का भी तो, मेरे कॉम्पिटिटर्स का भी तो कम हुआ ही होगा ना, सबका कम हुआ होगा. तो मैंने उसमें क्या उखाड़ लिया, मैंने उसमें क्या एफर्ट किए? सर कोई एफर्ट नहीं करे, तो वो रियल रिडक्शन नहीं माना जाता. क्लियर है? क्लियर है? तो सर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या फर्क है? कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या फर्क है? अगर आपसे एज ए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सर कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन. 5 डिफरेंसेस दिए मैंने आपको यहां पे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर की वेटेज के साथ पहले कॉस्ट रिडक्शन, वो कॉस्ट कंट्रोल का एक लाइन का मीनिंग लिखना, कॉस्ट रिडक्शन का एक लाइन का मीनिंग लिखना, और उसके बाद ये 5 पॉइंट आपने लिखने हैं. सर 5 पॉइंट क्या है? इजीली समझ पाओगे क्योंकि हमने कॉस्ट कंट्रोल भी पढ़ा, कॉस्ट रिडक्शन का भी थोड़ा सा आइडिया लिया. पहला पॉइंट कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंट्स एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स अचीविंग टारगेट और गोल. कॉस्ट कंट्रोल में क्या होते हैं? टारगेट होते हैं, गोल होते हैं. जैसा कि मैंने कहा सर 10 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, तो एक टारगेट है, एक गोल है कि मुझे हाँ ये अचीव करना है.
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कॉस्ट रिडक्शन कोई टारगेट नहीं, ये भूख है, आप आगे से आगे इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते रहते हो। तो कॉस्ट रिडक्शन रिप्रेजेंट द अचीवमेंट इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कि मेरी जो प्रेजेंटली कॉस्ट आ रही है मैं उसको कम कैसे करूं, उसके लिए एफर्ट्स करना कॉस्ट रिडक्शन है। तो कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट अचीव करना है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन में टारगेट नहीं है, तब कॉस्ट कम से कम करने की कोशिश आगे से आगे फर्दर कंटिन्यूअसली करते रहना है। दूसरा पॉइंट, जब आप कहते हो सर टारगेट है, तो आप पहले टारगेट सेट करोगे, फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ जाएगी, टारगेट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके पता लगाओगे आपने क्या अचीव कर पाए और क्या नहीं अचीव कर पाए। द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू सेटअप ए टारगेट। सबसे पहले तो टारगेट सेट करना पड़ेगा, फिर एसेटन द एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपेयर करना पड़ेगा टारगेट और एक्चुअल को, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि सर डिफरेंस क्या है, क्यों है, अकॉर्डिंगली कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड डिसीजन आप ले सकते हो। सिंपल कहूं वो स्टेप्स लेने हैं, अपने को स्टेप्स करने पड़ेंगे जो कॉस्ट कंट्रोल के देख के आए हो। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टारगेट ही नहीं है, तो एक्चुअल के साथ कंपैरिजन वगैरह का तो कोई बात आ ही नहीं सकती। कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट कंसर्न्ड विद मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। टारगेट ही नहीं है सर, तो सिंपल आप कह सकते हो कॉस्ट रिडक्शन को इन टारगेट वगैरह से कोई मतलब है ही नहीं, वो एक भूख है, एक लालच है, जो आगे से आगे ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने की कोशिश करती रहेगी हमेशा के लिए। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल जो है उसका मेन टारगेट क्या है? कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। कि सर ये जो 10 रुपए है ये टारगेट है, ये मिनिमम है, मतलब कम से कम ये कॉस्ट आ सकती है, तो मैं इसको अचीव करने की कोशिश करूंगा जो भी कंडीशन एग्जिस्टेंस में चल रही है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है वो एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। वो कहता है अगर कॉस्ट 10 से 9.5 की जा सकती है तो 9.5 से 9 पे भी आ सकती है। वो 9 9.5 की मतलब फिगर्स में तो बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा अगर कॉस्ट 10 रुपए आ रही है इसको किसी न किसी तरीके से कम किया जा सकता है। तो कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइजेज नो कंडीशन एज परमानेंट। कॉस्ट रिडक्शन कहता है, कॉस्ट कंट्रोल तो क्या एग्जिस्टिंग कंडीशन ध्यान में रखता है, कॉस्ट रिडक्शन कहता है एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है इसमें भी कभी ना कभी चेंज आएगा और हम इसमें चेंज करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइजेज नो कंडीशन एज परमानेंट। कॉस्ट रिडक्शन कहता है कोई कंडीशन परमानेंट नहीं होती, क्योंकि ए चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। मटेरियल में चेंज कर दूंगा, क्वालिटी में भी चेंज नहीं आने दूंगा, अकॉर्डिंगली मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेबर में सस्ती हायर करूंगा और उससे इससे भी बढ़िया काम कराऊंगा जो अभी वर्कर कर रहा है, मैं अपनी कॉस्ट को कम कर लूंगा। तो कॉस्ट रिडक्शन कहता है कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं है। आज जो मटेरियल यूज कर रहा हूं वो चेंज करूंगा, आज जो वर्कर यूज कर रहा हूं उसको फ्यूचर में चेंज करूंगा और बेटर कहीं ना कहीं रिजल्ट में जनरेट कर सकता हूं। और चौथा पॉइंट कहता है कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है तब जब टारगेट अचीव हो जाते हैं। आप कहते हो 10 रुपए का टारगेट है, अचीव कर लिया, खत्म। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जैसे कि मैंने कहा भूख है सर, 10 रुपए कॉस्ट आ रही है, कम किया जा सकता है। जब 9 रुपए 80 पैसा हो जाएगी कम किया जा सकता है। तो कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड। हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती है कि मैं अपनी कॉस्ट को कैसे कम कर सकता हूं। पांचवा पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल जो है वो प्रिवेंटिव फंक्शन है। प्रिवेंटिव इसलिए क्योंकि 10 रुपए अगर टारगेट सेट है तो मुझे 10 रुपए तक अपनी कॉस्ट को रोकने की कोशिश करनी है, प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो एक करेक्टिव एक्शन है। कॉस्ट रिडक्शन का हमेशा ये सोच है मैं कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहा हूंगा और अगर उस गलती को सुधार लिया जाए तो कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। तो करंट में मैं गलती कर रहा हूं उसको फ्यूचर में ना किया जाए, मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है। अगर आज 5% के स्क्रैप हो रहे हैं, अगर इसको कम किया जा सके मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूं। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है? सर कॉस्ट कंट्रोल में होते हैं टारगेट्स, कॉस्ट रिडक्शन में टारगेट नहीं होते। कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट्स को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है,
सर कॉस्ट रिडक्शन में टारगेट ही नहीं होते तो कंपैरिजन की बात ही नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है कॉस्ट कंट्रोल एग्जिस्टिंग कंडीशन को माइंड में रखकर अचीव करने की कोशिश की जाती है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन कहता है जो कंडीशन है उसमें चेंज आएगा और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। चौथा पॉइंट कहता है कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है कब, जब टारगेट अचीव हो जाता है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन का कोई टारगेट है ही नहीं। वो कहते हैं कॉस्ट तो रिड्यूस की जा सकती है, नो विजिबल एंड। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव फंक्शन है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो करेक्टिव फंक्शन है। कॉस्ट कंट्रोल जो है वो प्रिवेंटिव फंक्शन है और कॉस्ट रिडक्शन जो है वो करेक्टिव फंक्शन है। डन है? डन है? इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया जून 2018 में। दिस इज ऑल अबाउट आवर पार्ट 2 ऑफ स्टडी नोट नंबर 1। सर स्टडी नोट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका पार्ट 2 है कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कॉस्ट यूनिट्स, कॉस्ट सेंटर्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैंने कहा मेनली इस टॉपिक के अंदर टर्म्स है, जिसमें हमने ये 13 टॉपिक्स यहां पे कवर किए। सर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 होते हैं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस। तीनों ही डायरेक्ट भी हो सकते हैं, तीनों ही इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट बनेगी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे ओवरहेड्स बनेंगे। प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन, ओवरहेड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सर कॉस्ट ऑब्जेक्ट किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोजेक्ट को बोला जाता है। कॉस्ट ड्राइवर किसी भी ऐसे फैक्टर को बोला जाता है जिस पर आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है, जिसके थ्रू आपकी कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है। नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, दीज आर द एग्जांपल। कॉस्ट सेंटर कोई भी लोकेशन, कोई भी पर्सन या किसी भी इक्विपमेंट को बोला जा सकता है। दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन में एंगेज्ड होते हैं, जबकि सर्विस कॉस्ट सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है वो नॉर्मली तब कॉन्सेप्ट आता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, तो एक मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट अपने काम को डेलीगेट करना शुरू कर देता है। जिस पर्सन को जो काम किया गया है, वो पर्सन या जो डिपार्टमेंट को काम एलोकेट किया गया है, वो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहलाता है। अगर कोई सेंटर, अगर कोई डिपार्टमेंट, अगर कोई पर्सन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कॉस्ट क्या इनकर होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको प्रॉफिट सेंटर बोला जाता है। बेस्ट एग्जांपल है एक ब्रांच कि सर एक ब्रांच जो होती है, एक फ्रेंचाइजी जो होती है, उसको माल बेचने की भी राइट है और क्या कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसको भी डिसाइड करने की राइट है। तो वो अपने आप को एक प्रॉफिट सेंटर की तरह ट्रीट करता है। अगर एक ब्रांच में अच्छा काम नहीं चल रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉसेज में है, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस तो बंद नहीं होने वाला। साथ में आज हमने देखा कॉस्ट यूनिट। सर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का, किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेजर करने का जो फॉर्म है, दैट इज नॉन एज कॉस्ट यूनिट। कुछ इंडस्ट्री और उन इंडस्ट्री में क्या कॉस्ट यूनिट यूज होती है, वो आज हमने डिस्कस करी है। साथ में हमने देखा कॉस्ट एलोकेशन। सर अगर कोई खर्चा पूरा का पूरा एक सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, कॉस्ट एलोकेशन है। अगर दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कॉस्ट अपोर्शनमेंट है। कोई खर्चा कस्टमर से रिकवर कैसे किया जाए, उस प्रोसेस को कॉस्ट अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। सर 5 मेथड है उसकी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स। कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है, दैट इज नॉन एज कन्वर्जन कॉस्ट। सर इसमें डायरेक्ट लेबर कवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंस कवर्ड है, फैक्ट्री ओवरहेड कवर्ड है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, सर एक पैरामीटर जो सेट होता है उसके अंदर अपनी कॉस्ट को लिमिट करने की कोशिश करना, उसके लिए एक्शन लेना, कॉस्ट कंट्रोल है। 5 स्टेप्स होते हैं कॉस्ट कंट्रोल के, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, अप्रेजल एंड रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। 7 एडवांटेजेस हैं इसके। सर मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कस्टमर के लिए रीजनेबल प्राइस रखना, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ना, अपने रिसोर्सेज का इकोनॉमिक यूज करना, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना इन द इंडस्ट्री।
कॉस्ट रिडक्शन एक रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। अचानक से कोई इंपैक्ट आना, विंडफॉल, अपॉर्चुनिटी रिसिप्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से रिडक्शन, ये परमानेंट रिडक्शन नहीं माने जाते, ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं माने जाते। सर 5 डिफरेंस है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में। कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट होता है, कॉस्ट रिडक्शन में टारगेट नहीं होता। कॉस्ट कंट्रोल में टारगेट को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाता है, कॉस्ट रिडक्शन में नहीं किया जाता। कॉस्ट कंट्रोल एग्जिस्टिंग कंडीशन को माइंड में लेकर अचीव करने की कोशिश की जाती है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन कहता है कोई कंडीशन परमानेंट नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है जब वो अचीव हो जाता है, टारगेट अचीव हो जाता है। कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव फंक्शन है, कॉस्ट कंट्रोल करेक्टिव फंक्शन। वेटेज आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 से 6 नंबर की। 1 से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये पूरा का पूरा थ्योरी टॉपिक था, जिसमें से आप एमसीक्यू या फिर जो 5 नंबर का शॉर्ट नोट हमारे एग्जाम में आता है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पार्ट 2 ऑफ स्टडी नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम अपना पार्ट 3 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का, वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।